नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के अपने अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चन इसके डिस्कस हो चुके हैं। ये जो आपका एग्ज़ाम है ये पीआरटी डीओई 11 नवंबर 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है। इसमें पहला क्वेश्चन है जो हमारी राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग एक टीचर को मिनिमम कितने आवर्स देने हैं एजुकेशन में, लाइक टीचिंग इसमें सारा आ गया हमारा, उसके टीचर के क्लासरूम से पढ़ाने से लेकर उसकी डेली डायरी, उसमें टीएलएम, उसकी स्ट्रेटेजी, सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो एक टीचर को लगभग 6 से 8 घंटे एक दिन में देने होते हैं। इस अकॉर्डिंग 1 वीक पूछा है इन्होंने, तो 45 आवर्स एटलीस्ट मिनिमम देने हैं टीचर को। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है जो गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी कौन सी इंटेलिजेंस के अंडर कोई इंडिविजुअल कम्युनिकेट करना सीखता है, तो कम्युनिकेशन आ जाती है हमारी लिंग्विस्टिक के अंदर। जो ये गार्डनर है इसकी 9 मल्टीपल जो ये थ्योरी है उसमें मेंटल एबिलिटीज़ जो है इसकी 9 है। इसको आप याद करने का एक तरीका है एलएलएम की इसने, इस तरह आप इसको याद रख सकते हो सारे ये लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, किनेस्थेटिक, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इस तरह से आप इसको सब याद रख सकते हो। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इफेक्टिव मेथड है टीचिंग लर्निंग का। 1 बाय 1 ऑप्शन देखते हैं हम। मैचेस द मेंटल एबिलिटी एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल जो मेथड हम बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग बनाएंगे, उनके मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, वो मेथड हमारा बेस्ट होता है। सेकेंड ऑप्शन है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, जो हमने मेथड यूज़ किया उससे बच्चों की थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। प्रोवाइड्स अ स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स इन द चिल्ड्रन, हम बच्चों को पढ़ाते हैं क्यों, क्योंकि उनकी लाइफ स्किल्स डेवलप हो चुके। तो इफेक्टिव मेथड में ये भी हमारा काउंट होगा कि बच्चे की लाइफ स्किल उससे कितनी डेवलप हो रही हैं। तो ये तीनों ही हमारे हो जाएंगे टीचिंग मेथड्स। फोर्थ क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेजेंट एजुकेशन, आज के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू है। फ्रेंड्स, हमेशा जो पेपर इस तरह के होते हैं या तो ये नेगेटिव साइड देख के बताना होता है या पॉजिटिव साइड। अब हम इसका एक आइडिया नहीं लगा सकते कि भाई इस पेपर में, इस एग्ज़ाम में पेपर सेटर हमसे पॉजिटिविटी वाला आंसर मांग रहे हैं नेगेटिविटी वाला। मोस्ट प्रोबेबली तो कोशिश हमें यही करनी होती है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट ना जाके पॉजिटिव आंसर ही दें। पर यहाँ है कि भाई इनमें से हमें बताना है आज के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी बात ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद आउटवर्ड एफिशिएंसी, मतलब हम बच्चे की टोटल एफिशिएंसी ना देख के बाहर से बच्चा कितना अच्छा सिर्फ परफॉर्म कर रहा है हम उसके बेसिस पे बच्चे का एक डिस्क्रिप्शन तैयार कर देते हैं। तो ये आजकल हो रहा है, मतलब मार्क्स बेस्ड जो हम करते हैं। सेकेंड, इट डेवलप्स द मैन एज अ होल, होना रियल में ये चाहिए लेकिन हम कर ये रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइड कंसीडर करके मार्क किया हुआ है आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस, इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। देखो, रोल ऑफ टीचर, किसी भी क्लास में हम गए तो उसमें रोल ऑफ टीचर तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है ही किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। बिलीफ्स एंड अजम्पशंस, ये हम टीचर प्रोस्पेक्टिव से भी देख सकते हैं और बच्चों के भी, हम बच्चों के बारे में कैसा बिलीफ या अजम्पशन लेके चल रहे हैं, बच्चे हमारे में भी, मतलब इन शॉर्ट ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा हमारी टीएलपी को। थर्ड है मोड्स ऑफ इवैल्यूएशन, हम किस तरह से बच्चों की इवैल्यूएशन कर रहे हैं, फॉर्मेटिव, सम्मेटिव, बीच बीच में हम किस तरह के टेस्ट रख रहे हैं, क्विजेज रख रहे हैं, वो भी एक इवैल्यूएशन ज़रूरी है डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए। फोर्थ है प्रोसेस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन, जो क्लासरूम, जितनी अच्छी क्लासरूम इंटरेक्शन होगी उतनी हमारी क्लास बेटर परफॉर्म करेगी। तो ये सभी फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें बताना है व्हाट शुड अ टीचर कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग लेसन प्लान्स। जब भी हम किसी क्लास में जाने से पहले एक लेसन प्लान बनाते हैं कि भाई हमें आज क्या पढ़ाना है, तो उसमें हम किस तरह की चीज़ें रखें जिसको पढ़ के या जिसमें बच्चे इंजॉय करें उस चीज़ को और एनकरेज फील करें। द कंटेंट ऑफ लेसन प्लान शुड बी रिस्पॉन्सिव ऑफ द स्टूडेंट, जो भी हम, एक मिनट, इसमें पूछा है एनकरेज डिस्कवरी लर्निंग, हम ऐसा क्या करें अपनी लेसन प्लान में जिससे बच्चों की जो लर्निंग है वो डिस्कवरी लर्निंग हो, मतलब बच्चे
एज अ साइंटिस्ट हम उनको कंसिडर करें। तो द कंटेंट ऑफ लेसन प्लान शुड बी द रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट। हम जो भी कंटेंट हम बना रहे हैं वो इस तरह से हमें सोचने के बनाना है कि भाई बच्चों को उसमें रेस्पॉन्स आए, बिल्कुल ठीक बात है। द लेसन प्लान शुड बी डेवलप्ड फ्रॉम अ प्रीवियसली डिटरमाइंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। देखो ये भी पॉइंट हमारा ठीक है, हम जो अपना लेसन प्लान बनाते हैं वो प्रीवियसली रिलेट करना चाहिए प्रीवियस नॉलेज से, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करनी है, डिस्कवरी लर्निंग करनी है। कोई भी रोट मेमोरी नहीं है, यहाँ पर डिस्कवरी लर्निंग की बात हो रही है, कुछ नया सीखने की। तो नया सीखने में हम प्रीवियसली डिटरमाइंड लॉजिकल स्ट्रक्चर, इस चीज़ को हम अवॉइड करेंगे, कुछ इनोवेटिव लाएंगे बच्चों की लर्निंग में, तभी ज़्यादा डिस्कवरी लर्निंग होगी। तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। 7th क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो ये कहा है ये किसने कहा है। आप सिर्फ यहाँ से ये पकड़ो, प्रोजेक्ट मेथड पे किसका काम है, किसने दिया हुआ है प्रोजेक्ट मेथड, हमारे विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने। तो यहाँ पे यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 8th क्वेश्चन में है डैश एग्जिबिट्स अ बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर बट द टीचर स्टिल स्ट्रगल्स टू मेंटेन इट। इनमें से क्या है भाई जो बेसिक लेवल है, क्लासरूम में एक लेवल है और उसको मेंटेन करने के लिए टीचर को स्ट्रगल करना पड़ता है। आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट है एडिक्वेट क्लासरूम एनवायरनमेंट। बिल्कुल एडिक्वेट क्लासरूम, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एडिक्वेट मतलब हो गया हमारा जो हमें एक्सेप्टेबल हो कहीं से, या इतना इनफ जो हमें चाहिए उतना हो। तो एडिक्वेट क्लासरूम एनवायरनमेंट होगा, उसमें एक लेवल होगा क्लास के बच्चों का, उनकी लर्निंग का, उनकी हर एक चीज़ का, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सही से होगा। तो उसमें क्या होगा, टीचर उसको मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करेगा। अगर हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखें तो इसमें क्या है, ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। किसी क्लास में अगर रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट है तो टीचर कभी भी उसको स्ट्रगल करेगी उस चीज़ को मेंटेन करने के। रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट को क्यों स्ट्रगल करेगी भाई टीचर, नहीं करेगी। ऑर्डरली एनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, कभी भी सेम लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं करेगी, इसमें हमेशा हमें ग्रोथ करनी होती है। फोर्थ है हमारा डिसफंक्शनल क्लासरूम एनवायरनमेंट। डिसफंक्शनल वैसे ही एक नेगेटिव टर्म है, तो क्लासरूम एनवायरनमेंट अगर डिसफंक्शनल हुआ तो टीचर उसको क्यों मेंटेन रखेगी, एक नेगेटिव चीज़ को टीचर अपनी क्लास में क्यों मेंटेन रखेगी। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट। 9th क्वेश्चन है भाई कि इंग्लिश जो है आज के टाइम पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया उसका हमारे इंडिया में स्पेशली, क्या रीज़न है इसके पीछे। ऑप्शन है फर्स्ट, इंग्लिश इज़ लैंग्वेज फॉर कॉमर्स। जो हमारे व्यापार की जो लैंग्वेज है, मतलब इधर से हमें दूसरी कंट्री से डील करना है, वो मोस्टली जो बाहर की कंट्री है इंग्लिश लैंग्वेज है वहाँ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये बात। सेकंड ऑप्शन में है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज द मार्कर ऑफ डिग्निफाइड एंड डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी। आज के टाइम पे एक टैबू बन गया है, पेरेंट्स भी क्या करते हैं अपने बच्चों को ज़्यादा कि भाई इंग्लिश सीखो, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करो, तो ये भी एक रीज़न है इंग्लिश का बढ़ने का। इंग्लिश इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज के टाइम पे इंग्लिश सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है कि भाई इंग्लिश मीडियम बच्चे हों, पेरेंट्स हो, सब प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है। तो ये तीनों ही हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट ठीक हो जाती हैं इंग्लिश के इम्पोर्टेंट रोल में इस टाइम अगर हम देखें। 10th क्वेश्चन में फ्रेंड हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा बिहेवियर जब आप क्लास में या कहीं भी ऑब्जर्व करोगे तो आप बोल सकते हो कि हाँ बच्चे के बिहेवियर में चेंज आए हैं। वो बिहेवियर में नॉर्मल ऐसे कौन से बिहेवियर है जो हमें इजीली दिखने लग जाए। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ी होगी पैवलो की क्लासिकल कंडीशनिंग और उसके बाद स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें क्या था हमारा, जो एलोकेटेड और एमिटेड बिहेवियर होते हैं, एलोकेटेड बिहेवियर को हम कह सकते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल ना हो, इनवॉलेंट्री एक्शंस। जिस तरह से आपको पैवलो की डॉग की प्रोसेस याद हो, जब भी उसके पास खाना आता था उसका सैलिवस सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता था जब वो टाइम होता था, तो ये हमारा एलोकेटेड बिहेवियर है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें एमिटेड बिहेवियर की, तो एमिटेड बिहेवियर जिस पे हमारा कंट्रोल है, जैसे डॉग खाने के सर्च में इधर उधर किसी चीज़ को हिट कर रहा है, वो उसके हाथ में है कि वो हिट करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, तो ये होता है एमिटेड बिहेवियर। तो हमारी क्लास में जब एक बच्चा दोनों बिहेवियर के बीच में एक बैलेंस करना सीख जाए कि क्या बिहेवियर कहाँ करना और कौन सा कहाँ करना है, इन दोनों ही बिहेवियर का जब बच्चे में डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे का बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो गया है। तो बोथ वाला आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स हमने आज के वीडियो में 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको इनकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन।